Hi everyone, I Dipali, your Surajmukhi, welcome all of you to the NEETEX channel. I hope मेरे सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और एकदम खुश खुश घूम रहे हैं। तो हम आज क्या लेकर आए हैं आपके लिए? बच्चा पार्टी, आज हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसका हमने मेंडेलियन का फर्स्ट पोर्शन कर लिया था। आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या है इसका नाम? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा, ये एनसीईआरटी का बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत क्रिप्टिक सा टॉपिक है, बहुत हिडन सा टॉपिक है, जिसको बच्चों को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। सो आई एम गिविंग यू अ हेड्स अप कि इस वीडियो में हम एकदम क्रिस्पली इस चैप्टर को, इस टॉपिक को इतने अच्छे से कर लेंगे कि आपको दिक्कत आने ही नहीं वाली है। तो मेरे पर थोड़ा सा विश्वास रखते हुए हम चलते हैं आज समझने कि ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आखिरकार है क्या। आपको देखो, सबसे पहले दो चीजों में फर्क समझना पड़ेगा। वो फर्क है जीन्स और क्रोमोसोम में, कि जीन्स और क्रोमोसोम दोनों दोनों एक दूसरे से अलग हैं क्या। जब मैं जीन बोलती हूं तो व्हाट डू आई मीन, व्हेन आई से क्रोमोसोम देन व्हाट डू आई मीन। तो सबसे पहले बस हम लोग ब्रीफ में ये समझ लेते हैं कि मेरा जीन्स और क्रोमोसोम से मतलब क्या है। अब आप सबको इजी लगेगा क्रोमोसोम को समझना कि मैम हमें पता है कि ऐसा एक एक्स शेप्ड सा स्ट्रक्चर है जिसे मैं बोल देती हूँ क्रोमोसोम। क्या बोल देती हूँ? क्रोमोसोम। तो बेटा, ये जो मेरा क्रोमोसोम है, इट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ये अपने ऊपर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। और अलग अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होती हैं? कोई जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। तो जीन है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा जीन क्या है, जीन इज अ segment of DNA that codes for a particular character, that codes for a particular character। मतलब कि जीन एक सेगमेंट है डीएनए का, जिसकी वजह से मुझे एक फिनोटाइप मिल रहा है, पर से मे बी अ फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला कि मेरा आईज का कलर डार्क ब्राउन है, तो वो आई का कलर किसी डीएनए के सेगमेंट की वजह से है। उसी डीएनए के सेगमेंट को मैंने क्या बुलाया? जीन बुलाया। तो जो मेरा डीएनए है वो रैप अप होकर, कॉन्डेंस होकर क्या स्ट्रक्चर बनाता है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। क्या स्ट्रक्चर बनाता है? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में है क्या? आखिर मेरा डीएनए कॉन्डेंस्ड फॉर्म में ही तो है। क्या है? मेरा डीएनए कॉन्डेंस्ड फॉर्म में ही तो है क्रोमोसोम के अंदर। और सपोज क्रोमोसोम के एक पार्ट को मैंने क्या बोल दिया? जीन। और अगर मैं अपने पसंदीदा साइंटिस्ट जिनका नाम है मेंडल, उनकी बात करूं, तो उन्होंने इन जीन को किस नाम से बुलाया था? फैक्टर से बुलाया था। इन फैक्टर्स को हम आज जीन्स बुलाते हैं। इन फैक्टर्स को हम क्या बुलाते हैं? आज जीन्स बुलाते हैं। तो मुझे समझ आ गया कि ये जो मेरा डीएनए है, ये जो मेरा डीएनए है जो कि कॉइल्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसका एक सेगमेंट जो किसी चीज के लिए कोड करता है, उसे मैं बुलाऊंगी जीन। उसे मैं क्या बुलाऊंगी? जीन। अब ये डीएनए एकदम कॉन्डेंस होकर सेल डिवीजन के टाइम ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लेता है, वेरी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। इस क्रोमोसोम का ये सेगमेंट जो किसी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, फॉर एग्जाम्पल ड्रोसोफिला के आई कलर के लिए, विंग साइज के लिए, किसी भी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ये कहलाती है मेरी जीन। और मेंडल ने इन्हीं को फैक्टर के नाम से बुलाया था। ठीक है। तो अब आई थिंक आपको थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई है कि जीन, फैक्टर, क्रोमोसोम, डीएनए, ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड कैसे हैं। तो उसके साथ मैं आ जाती हूं अपने बेसिक टॉपिक पर, जो कि मेरा आज का टारगेट है, विच इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बेटा, इस थ्योरी के अंदर आपको बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम मिलेंगे। किसी ने कुछ किया, तो ये थ्योरी एक्चुअली एक कहानी की तरह है। क्या है? एक कहानी की तरह, कि उस टाइम पे कैसे रिसर्च कैसे चलती थी, कम्युनिकेशन कितना था, कितनी चीजें पब्लिकेशन में जाती थी, लोग बायो और मैथ्स को किस हिसाब से एक्सेप्ट करते थे। सो दिस इज मोर लाइक अ स्टोरी। तो आप इसको उसी हिसाब से समझना, आप इसको उसी हिसाब से समझना। तो मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ, तो आप तैयार हो एकदम इस स्टोरी को सुनने के लिए? ठीक है। लास्ट में स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना कि आपको अच्छा लगा, एंड व्हाट डू यू वांट मी टू गिव यू नेक्स्ट।
ठीक है, कि आपको और स्टोरी सुननी है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना। तो मैं अगर आपको इस स्टोरी की शुरुआत करूं तो मैं आपको बताती हूं कि ये स्टोरी शुरू होती है मेरे मेंडल भाई साहब से। तो मेंडल जी ने एक्चुअली जो रिसर्च की वो उन्होंने की लगभग, ईयर्स इंपॉर्टेंट है बेटा समझना, 1865 के अराउंड मेंडल ने रिसर्च करी और कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल किया और उन्होंने उन उन वर्ड्स, वो वर्ड्स क्या थे, फैक्टर, जिसको मैंने जीन बोला आज। तो उन्होंने बोला कि इनहेरिटेंस हम लोगों में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन फैक्टर्स की वजह से है और ये फैक्टर्स ही आगे जाकर जनरेशन बाय जनरेशन स्टेबल तरीके से पास ऑन होते रहते हैं। अब हमें पता है कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या है। इनहेरिटेंस मतलब कैसे कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो मेंडल ने वही बताया कि एक्चुअली कुछ फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो फैक्टर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है बेटा, वो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इनहेरिटेंस के लिए। फैक्टर्स किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए। और ये फैक्टर्स बहुत ही स्टेबल तरीके से ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो मेंडल जी ने बोल दिया कि ये फैक्टर्स हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बहुत स्टेबल तरीके से ट्रांसमिट होते हैं। बट मेंडल के काम को किसी ने भाव ही नहीं दिया भाई। 1865 से दौर आ गया 1900 का, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा मेंडल की बात को, कोई समझ ही नहीं रहा। उसके रीजंस क्या हैं कि मेंडल की बात किसी लोगों तक पहुंची नहीं या लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पहला रीजन बेटा, उस टाइम पर कम्युनिकेशन बैरियर्स हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे, कम्युनिकेशन बैरियर्स हुआ करते थे। जो पब्लिकेशंस थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे। एक तो ये रीजन था कि 1865 से 1900 तक मेंडल का वर्क वेंट अनरिकॉग्नाइज्ड। दूसरा रीजन ये है कि मेंडल ने बोला कि देयर इज समथिंग विच इज वेरी स्टेबल। उन्होंने बोला कि ये जो मेरे फैक्टर्स हैं, ये बहुत स्टेबल हैं और यही ट्रांसमिट होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। और उस टाइम पे लोग सोच रहे थे कि भाई हमें तो एनवायरनमेंट में इतनी सारी वेरिएशन देखने को मिल रही है और मेंडल जी बार बार स्टेबिलिटी 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 की बात कर रहे हैं। अब स्टेबिलिटी का मतलब है चीजों का फिक्स्ड रहना, वेरिएशन का मतलब है बदलना। सब लोगों को अपने एनवायरनमेंट में वेरिएशन वेरिएशन ही नजर आ रही थी। तो जब मेंडल ने बोला कि भाई ये फैक्टर्स हमारे फोर फादर्स से हम में स्टेबली इनहेरिट हुए हैं, तो कोई किसी ने उनकी बात मानी ही नहीं। दूसरा रीजन, सब वेरिएशन देख रहे हैं, स्टेबल वाली चीज को कोई कंसिडर ही नहीं कर रहा। और तीसरा पॉइंट, हमारे मेंडल जी ने क्या यूज किया, मैथमेटिकल अप्रोच को यूज किया। किस चीज को यूज किया बेटा, मैथमेटिकल अप्रोच को। अब बायोलॉजी के लोगों ने नॉन मेडिकल क्यों नहीं ली, क्योंकि भाई मैथ्स पसंद नहीं है। तो अगर बायोलॉजिस्ट को पता लगा कि भाई मेंडल भाई साहब तो मैथ्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बोलते कि भाई ये क्या तरीका है, मैथ्स इस्तेमाल कर रहे हैं बायो में, ये कब से होने लग गया। तो किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। इसीलिए कम्युनिकेशन बैरियर के चक्कर में, चीजों का वेरिएशन देखने के चक्कर में, मैथमेटिकल अप्रोच देखने के चक्कर में मेंडल का काम 1900s तक किसी ने देखा ही नहीं। एक और चीज, मेंडल ने किसी चीज का फिजिकल प्रूफ नहीं दिया। मेंडल ने किसी चीज का फिजिकल प्रूफ नहीं दिया। फिर बेटा अगर मैं बात करूं इसी साल की 1900s में, तो 1900 में मेरे ना 3 साइंटिस्ट आए, जिन 3 साइंटिस्ट्स का नाम क्या था, कॉरेंस, हुगो डीवरीज और शमार्क। क्या साइंटिस्ट का नाम है, कॉरेंस, डीवरीज और शमार्क। इन तीनों ने इंडिपेंडेंटली क्या किया, रीडिस्कवर्ड मेंडल्स वर्क। तो मेरे इन 3 साइंटिस्ट ने, कॉरेंस, डीवरीज और शर्माक ने इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर किया
मेंडल का काम। अब आप बोलोगे कि मैम अब इन्होंने कैसे रीडिस्कवर किया? बेटा बिकॉज 1900s में हमारे पास माइक्रोस्कोप्स आ गए थे। क्या आ गए थे? माइक्रोस्कोप्स। तो इन लोगों ने एक्चुअली क्या देखा? माइक्रोस्कोप के थ्रू क्रोमोसोम की मूवमेंट विटनेस की। क्रोमोसोम मूवमेंट was witnessed during meiosis। ड्यूरिंग मियोसिस। तो इन 3 साइंटिस्ट ने मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया माइक्रोस्कोप का यूज करते हुए। और वो माइक्रोस्कोप में उन्होंने क्या देखा? देखा कि क्रोमोसोम्स की मूवमेंट कैसे होती है एनाफेज के दौरान, मियोसिस के दौरान। उनसे उनको आइडिया लगा कि भाई मेंडल जी जो बोल रहे थे वो तो एकदम सही था। तो उन्होंने मेंडल के काम को क्या कर दिया बेटा? रीडिस्कवर कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया? मेंडल के काम को रीडिस्कवर कर दिया। उसके बाद आए हमारे 2 साइंटिस्ट्स इन द ईयर 1902। अभी तक देखो हमने कहां कहां की बात की? 1865 की बात की। उसके बाद 1900 में मैंने बोला उनका काम तब तक अनरिकॉग्नाइज था। 1900 में माइक्रोस्कोप की हेल्प से मेरे 3 साइंटिस्ट ने उनके वर्क को क्या किया? एकदम से रीडिस्कवर किया। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी 1902 में मेरे 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम क्या था? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने क्या दिया बेटा? एक इनहेरिटेंस की थ्योरी दी जिसको उन्होंने क्या बोला? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इस थ्योरी को उन्होंने क्या बोला बेटा? इस थ्योरी को उन्होंने बोला क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये किस पर बेस्ड थी? ये बेस्ड थी क्रोमोसोमल मूवमेंट पर जो उन्होंने देखी। उन्होंने क्या देखी? क्रोमोसोम की मूवमेंट देखी। किसके थ्रू? माइक्रोस्कोप के थ्रू क्रोमोसोम की मूवमेंट देखी। और इसके साथ उन्होंने मेंडल के प्रिंसिपल्स का यूज किया। इसके साथ उन्होंने क्या किया? मेंडल के प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दे दी। अब इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या बोला? ये सब कुछ देखते हुए मेंडल के प्रिंसिपल्स, क्रोमोसोम का मूवमेंट, इन्होंने बोला दैट बिहेवियर ऑफ जीन्स या फिर फैक्टर्स, जिसकी किसने बात की थी? मेंडल ने बात की थी। बिहेवियर ऑफ जीन्स या फिर फैक्टर्स इज सिमिलर टू क्रोमोसोम्स। वो किसके सिमिलर है? क्रोमोसोम्स के बिहेवियर के। तो बस अगर मैं आपको 3 पॉइंट्स काउंट करा दूं कि कैसे क्रोमोसोम और जीन का बिहेवियर सिमिलर है, दैट इज माय क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कहानी हमने सुनी 1865, 1900, 3 साइंटिस्ट, मेंडल का काम रीडिस्कवर, 1902 सटन बोवेरी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। किस पर बेस्ड? क्रोमोसोम की मूवमेंट। किसके थ्रू देखी? माइक्रोस्कोप के थ्रू। मेंडल के प्रिंसिपल्स को नजर में रखते हुए क्या बोला कि बिहेवियर ऑफ जीन्स जो मेंडल बोलता था वो तो हमारे क्रोमोसोम्स के बहुत सिमिलर हैं। अब देख लेते हैं 3 पॉइंट्स कि ये कैसे सिमिलर हैं, तो अगर मैं बोलूं कि मैंने बात की बच्चा पार्टी, मैंने किसकी बात की? कि ये लो, अगर मैंने मेंडल की जीन्स की बात की और इधर मैंने सटन और बोवेरी के क्रोमोसोम्स की बात की, ठीक है, सटन और बोवेरी के क्रोमोसोम्स की बात की, तो समझो जरा इन्होंने क्या बोला बेटा? मेंडल ने क्या बोला था कि जो मेरे जीन्स हैं पैर में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक जीन के 2 फॉर्म्स यानी कि एलील्स। तो मैं अगर मेंडल के हिसाब से बोलूं तो मेंडल ने बोला अलील्स
ऑफ अ जीन अकर इन पेयर्स, कि एक जीन के जो दो अलील हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे सटन बोवेरी ने क्या बोला कि क्रोमोसोम्स दैट कैरी दीज फैक्टर्स, इन्होंने फैक्टर्स की बात की, फैक्टर्स जो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। तो सटन बोवेरी ने बोला क्रोमोसोम्स दैट कैरी दीज फैक्टर्स ऑल्सो एग्जिस्ट एज होमोलोगस पेयर, कि जो क्रोमोसोम्स हैं जिन पर एक्चुअली ये वाले फैक्टर्स प्रेजेंट हैं वो भी होमोलोगस पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। होमोलोगस पेयर समझते हो बेटा, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम हमारे पेयर्स रिड्यूस हो जाते हैं और उसके बाद दे कम अलोंग इन द जाइगोट टुगेदर। तो मेरे जो क्रोमोसोम्स हैं वो भी किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, होमोलोगस पेयर। हमारे अंदर कितने होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स के, 23 है बेटा। कितने पेयर्स है, 23, विच मेक्स इट टू 46 क्रोमोसोम। तो मेंडल ने बोला था कि मेरे फैक्टर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर। सटन बोवेरी ने बोला कि क्रोमोसोम्स जिनके ऊपर वो फैक्टर हैं वो क्रोमोसोम्स भी एक होमोलोगस पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर मेंडल जी ने बोला कि एलील्स या फिर जिनको उन्होंने क्या बोला, फैक्टर्स सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम मेरे ये जो फैक्टर्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। बेटा गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम फैक्टर्स तो अलग अलग होते ही हैं, साथ में मेरे क्रोमोसोम्स भी तो अलग अलग होते हैं। क्रोमोसोम्स also segregate, chromosomes also segregate बच्चा पार्टी ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। आपने देखा होगा बेटा कि अगर मेरे ऐसे दो क्रोमोसोम्स हैं तो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, ठीक है। तो जैसे फैक्टर सेग्रीगेट कर रहे हैं वैसे क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहे हैं। आप इतना तो सोचो कि ये फैक्टर्स प्रेजेंट भी तो इन क्रोमोसोम्स के ऊपर ही हैं, तभी तो ये इस थ्योरी का ओरिजिनेशन हुआ, आखिरी पॉइंट देखते हैं। आखिरी पॉइंट में मेंडल ने बोला these factors assort independently of each other. These factors assort independently of each other, कि फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं, एक दूसरे के इनहेरिटेंस में अफेक्ट नहीं करते। वहीं पर सपोज करो बेटा मैं बात कर रही हूं आपसे कुछ क्रोमोसोम्स की, ये मेरा कैपिटल ए, ये मेरा स्मॉल ए, ये मेरा कैपिटल बी, ये मेरा स्मॉल बी। तो कैपिटल ए अगर मैं आपको इसमें बताऊं तो बेटा यहां पर मेरा कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ भी जा सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ भी जा सकता है। तो मेरे क्रोमोसोम्स भी तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, क्रोमोसोम्स ऑल्सो असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, कि क्रोमोसोम्स भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। तो मुझे पता लगा कि मेरी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस 1902 में सटन और बोवेरी ने दी, which was based on everyone, it was based upon एक तो क्रोमोसोमल मूवमेंट, उसके साथ मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करना, जिसमें उन्होंने बेसिकली बोला कि बिहेवियर ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम्स सिमिलर हैं। कैसे सिमिलर हैं, 3 पॉइंट्स, एलील्स पेयर में एग्जिस्ट करती हैं या फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं,
क्रोमोसोम्स भी वैसे होमोलोगस पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। अलील्स या फैक्टर गैमीट फॉर्मेशन के टाइम अलग होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी गैमीट फॉर्मेशन के टाइम अलग होते हैं। फैक्टर्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं एंड सो डू क्रोमोसोम्स, एंड सो डू क्रोमोसोम्स। ये हो गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। दिस स्निपेट इज फ्रॉम एनसीईआरटी एवरीवन। जो मैंने आपको 3 पॉइंटर्स लिखवाए हैं, these are the same 3 pointers which are written over there. These are the same 3 pointers जो वहां पर लिखे हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि सटन और बोवेरी इतना सब कुछ क्यों दे पाए, क्योंकि उन्होंने मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की मूवमेंट देखी, देखा कि क्रोमोसोम भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, जैसे कि फैक्टर्स जिसको मेंडल ने मेंशन किया था। तो इसीलिए जब आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको ये डायग्राम दिखेगा, यू विल सी दिस स्केच देयर। और ये क्या दिखा रहा है? क्रोमोसोम की मूवमेंट दिखा रहा है बेटा मियोसिस के टाइम। अब इसको आपको स्टडी कैसे करना है, क्योंकि इतने बच्चों ने इसे देख लिया बट यू डोंट अंडरस्टैंड कि हम इसे इंटरप्रेट कैसे करें। तो मैं इसे इंटरप्रेट कैसे करूंगी, आप देखो, कलर्स देखो, सिर्फ ऑरेंज येलो, इधर ऑरेंज ग्रीन के साथ है, इधर येलो रेड के साथ है। ऑरेंज ग्रीन के साथ, येलो रेड के साथ, इन सब ने इंडिपेंडेंटली असॉर्ट किया, ऑरेंज ग्रीन के साथ, येलो रेड के साथ। एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ऑरेंज रेड के साथ है, येलो ग्रीन के साथ है, ऑरेंज रेड के साथ, येलो ग्रीन के साथ। इसका मतलब ऑरेंज का ग्रीन से कोई स्पेसिफिक लगाव नहीं है, ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सारे के सारे कॉम्बिनेशन शो कर सकते हैं। Orange can be with red also, yellow can be with green also, that we see on this side. और ये देखो कि ये जो क्रोमोसोम्स थे, ये जब जर्म सेल्स बने हैं इनसे, जब इनसे जर्म सेल बने, सो दे सेपरेटेड आल्सो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। तो मैंने क्रोमोसोम की मूवमेंट में ये देखा कि ये एक तो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, देखो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑरेंज सिर्फ ग्रीन के साथ रह रहा है, क्योंकि येलो भी ग्रीन के साथ नजर आ रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखा, पेयर्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरा पॉइंट भी दिखा। तीसरा पॉइंट, गैमीट फॉर्मेशन, जर्म सेल्स बनने के दौरान दे आर गेटिंग हाफ ऑल्सो, दे आर गेटिंग सेपरेटेड ऑल्सो। तो ये डायग्राम एक्चुअली जो हमने तीनों पॉइंट्स डिस्कस किए उसको डिस्क्राइब करता है, उसको जस्टिफाई करता है, जो कि मेंडल एज अ फिजिकल प्रूफ नहीं कर पाया। तो मेरे सटन और बोवेरी जी ने मेंडल जी के प्रिंसिपल्स को इस डायग्राम के थ्रू बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, क्योंकि तब तक माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो चुकी थी बच्चा पार्टी। उसके बाद इस चीज का अगर आपसे कोई पूछे कि जो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? मैंने बोला था ना बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, लास्ट लैब से बेटा हमारे लेक्चर का, कि इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो वो दिया हमारे थॉमस हंट मॉर्गन जी ने। किसने दिया? थॉमस हंट मॉर्गन जी ने। आपको पता है बेटा, जो मॉर्गन साइंटिस्ट है हमारे मॉर्गन जी, उन्होंने सबसे ज्यादा उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल क्या रहा है? ड्रोसोफिला। क्या रहा है? ड्रोसोफिला। इसीलिए थॉमस हंट मॉर्गन की लैबोरेटरी को ड्रोसोफिला लैब बोलकर भी ऐसे अपन जस्टिफाई करते हैं। तो अगर बोले कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का आपको प्रूफ किसने दिया, तो थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन ने किस चीज का यूज किया? ड्रोसोफिला का। अब हमारी एनसीईआरटी हमें कुछ पॉइंट्स देती है कि उन्होंने ड्रोसोफिला का यूज क्यों किया। बेटा क्योंकि जो ड्रोसोफिला है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो सिर्फ 2 वीक्स की है बेटा, लाइफ साइकिल सिर्फ 2 वीक्स की है। इट कैन ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडिया। मेरी ड्रोसोफिला सिंथेटिक मीडिया पर इट विल ग्रो ऑन सिंथेटिक मीडिया। हम लोग आराम से ड्रोसोफिला में डिफरेंशिएट कर सकते हैं मेल और फीमेल ड्रोसोफिला में। ठीक है, चौथा रीजन, वन रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल can give
लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बेटा एक क्रॉस से ही आपको प्रोजेनी का बहुत सारा नंबर मिल सकता है, ठीक है। और ड्रोसोफिला के अंदर जो वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस कैन बी सीन इवन एट लो माइक्रोस्कोपिक पावर, कि अगर माइक्रोस्कोप की पावर कम भी है तो भी आप उस पर इसकी वेरिएशंस को आराम से देख सकते हो। तो एनसीईआरटी ने हमें दिए ये 5 रीजंस कि थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का यूज क्यों किया, कि उन्होंने ड्रोसोफिला का यूज क्यों किया। तो अगर मैं आपको समझाऊं और एक राज की बात बताऊं तो वो ये है कि बस रिकैप करते हैं और राज की बात से करते हैं लेक्चर को खत्म। 1865 ने मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया कि कुछ फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्टेबली ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे। 1865 के बाद 1900 तक उनका काम रिकॉग्नाइज नहीं हुआ ड्यू टू कम्युनिकेशन रीजन, हिज यूज ऑफ मैथ्स इन इट, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद 1900 में डीवरीज, कॉरेंस और शमाक ने मेंडल इंडिपेंडेंटली, सबने अलग अलग मेंडल के काम को रीडिस्कवर किया। कैसे? क्योंकि माइक्रोस्कोप्स आ गए थे तब तक। माइक्रोस्कोप्स आने के बाद उन्होंने क्रोमोसोम की मूवमेंट देखी मियोसिस के दौरान। तब 1902 में सटन और बोवेरी ने मेंडल के प्रिंसिपल्स को इंटीग्रेट करते हुए क्रोमोसोम की मूवमेंट को देखते हुए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी, जिसने कि ये बताया कि मेंडल के बोले हुए फैक्टर्स का बिहेवियर क्रोमोसोम के बिहेवियर से मिलता है 3 तरीके से, कि फैक्टर्स और क्रोमोसोम दोनों पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम ये दोनों चीजें सेपरेट होती हैं और ये दोनों चीजें इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करती हैं, ठीक है। ये बोला हमारे सटन और बोवेरी ने। इस क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्चुअली राज की बात थॉमस हंट मॉर्गन जी नहीं मानते थे। तो ही वाज वेरी स्टबर्न कि मैं तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा। क्या बताऊंगा एक्सपेरिमेंट करके? कि जो तुम कह रहे हो वो गलत है। तो हमने बोला ठीक है। तो थॉमस हंट मॉर्गन जी ने किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट करते 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 उनका इरादा क्या था? कि डिसअप्रूव करें जो कि सटन और बोवेरी ने बोला कि भाई तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन टू हिज सरप्राइज, जब मॉर्गन ये सब कुछ कर रहा था तो वो उसी चीज पर पहुंच गया जो सटन और बोवेरी ने बोला। तो डिसअप्रूव करने के इंटेंशन से शुरू किया, बट अपने एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने इसी चीज को प्रूव कर दिया। बट ये चीज आपको एनसीईआरटी नहीं बताती है, इसीलिए हम बोलते हैं बच्चा पार्टी की तत्वा पढ़िए, ठीक है। सो एवरीवन, वी हैव लॉन्च्ड अ वेरी गुड सेट ऑफ बुक्स जिसे हम तत्वा बुलाते हैं। बहुत कलरफुल है, मजे आ जाएंगे आपको पढ़कर। दीज आर इंडीड द बेस्ट बुक्स। तो बच्चा पार्टी तत्वा पढ़िए, तत्वा पढ़ के आपको मजे आ जाएंगे। और उसके बाद हर टॉपिक के बाद आपको चैप्टर के एंड में क्या मिलेंगे? क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे टू मेक इट इजियर, ठीक है। तो जल्दी से तत्वा खरीद लो भाई, मजे आएंगे आपको। तो ये क्या था बेटा मेरा? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके साथ हो जाता है हमारा टॉपिक खत्म, बिल्कुल स्वैग में एवरीवन। क्विज, अब मैं बता रही हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको बहुत इजीली समझ आ गया है तो इसका मतलब आपने अच्छे से सुना है, दिमाग लगा के सुना है, ठीक है। आगे क्विज का पहला सवाल करते हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। अब आप सोचोगे कि मैम ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है, लेकिन आप सोचो एक बच्चा जिसने इतने सारे नाम सुने, मेंडल, कॉरेंस, शमाक, हुगो डीवरीज, सटन, बोवेरी, मॉर्गन, इतने नाम के बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जब तक आपको स्टोरी बाय हार्ट नहीं पता है तब तक आप चीजों को कंफ्यूज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। और कोई पुराना सवाल नहीं है, ये अक्टूबर 2020 का सवाल है बेटा नीट का। तो जल्दी से बताओ, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किसने दी? सटन, बोवेरी, बेटसन, पुनट, मॉर्गन, वॉटसन और क्रिक। और इसमें तो क्या है, मेरे जो ऑप्शंस है वो भी काफी इजी है, मेरे को पता है मेरे बच्चे बता देंगे कि आंसर क्या है, सटन एंड बोवेरी। क्या है? सटन एंड बोवेरी। Very good everyone, let me move to the next question. Experimental verification of the chromosomal theory of inheritance was done by NEET September 2020। ये भी सवाल आ रखा है, देख रहे हो कितने सवाल आ रखे हैं।
सटन, बोवेरी, मॉर्गन, मेंडल। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने किया? कोशिश कर रहा था डिसअप्रूव करने की, बट एक्सपेरिमेंट करते करते उसी सेम चीज को प्रूव कर दिया। हाँ जी भाई, ये तो मेरे हंट मॉर्गन भाई साहब ही हैं। वेरी गुड। समरी के साथ हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, हमारी स्टोरी काफी प्यारी थी। आई होप बच्चा पार्टी की आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो। उसके साथ आई विल एंड द क्लास विद अ धमकी फॉर ऑल ऑफ यू कि नेक्स्ट क्लास अटेंड करना एकदम मत भूलना। नीटेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीटेक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस अगर इससे पढ़ लिया है तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई हैव मेड थिंग्स एज क्लियर एज पॉसिबल। और रीच मी आउट ऑन टेलीग्राम। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि भाई मॉर्गन की स्टोरी जिंदाबाद, बढ़िया लगी आपको मॉर्गन की, मेंडल की स्टोरी। सो एवरीथिंग स्टार्टेड ऑफ विद मेंडल, तभी तो हम उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो मेंडल ने, मैंने एक चीज सीखी कि मेंडल ने जो भी किया उसने उन पर, अपनी चीज पर, अपनी थ्योरी पर बहुत विश्वास किया। तो इसी के साथ आप याद रखिएगा कि आपको सक्सेस पाने के लिए सबसे जरूरी क्या है? खुद पर विश्वास रखना। तो मेंडल की तरह खुद पर विश्वास रखना एकदम मत भूलना। और मेरे लिए, हमारे लिए, बाय बाय एवरीवन, सेंडिंग यू सम लव हियर, एंड please subscribe to the channel, switch on the notifications and share it with your friends. Thank you everyone, धन्यवाद। I'll see you the next time. Bye bye, see you.